हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। तो आज हम करेंगे अपना सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर है 2025-26 का, उसका पार्ट नंबर बी करते हैं। 20 मार्क्स का एनालिसिस वाला पार्ट है, तो इसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन सीबीएसई ने दिए और आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, पार्ट वाइज सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट ए सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो पार्ट बी से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले 4 एमसीक्यूज होते हैं एज ऑलवेज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द कंपनी हैड फॉलोइंग बैलेंसेस इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो 2025 करंट ईयर और 2024 प्रीवियस ईयर के हमें बैलेंस गिवन है। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड। पूछा है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ चेंज इन इन्वेंट्री। हमें पता है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में एक हेड होता है चेंज इन इन्वेंट्री। सो चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है। अब पॉइंट ये है कि इन्वेंट्री में हम लोग क्या क्या चीज़ें लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इन्वेंट्री में हम एक तो वर्क इन प्रोग्रेस लेते हैं। ठीक है, दूसरा हम फिनिश गुड्स लेते हैं। ठीक है, और तीसरा हम लोग लेते हैं स्टॉक इन ट्रेड। ओके, तो ये ध्यान रखना कि चेंज इन इन्वेंट्री में आप वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड की इन्वेंट्री चेक करते हो। रॉ मटेरियल इसमें काउंट नहीं होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल का तो अलग से हेड होता है ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, उसमें ये आ जाता है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, वैसे तो एमसीक्यू है, आपको आता होगा। ठीक है, अब आप इनकी इन्वेंट्री चेक कर लो। देखो ओपनिंग ये है, तो आपको 40 और ये 30,000 वाला तो हेड इग्नोर करना है। ओपनिंग है 2024 का, तो इसका टोटल अगर आप करोगे, 140 प्लस 1 लाख, ये होगा 240। ठीक है, 240 और 120, तो आपके पास ओपनिंग आ जाएगा 360। ठीक है, और क्लोजिंग में हम क्या क्या लेंगे, एक तो 1 लाख, दूसरा 70,000, तीसरा 2 लाख, ये आएगा 370। ठीक है, तो माइनस का 10,000 हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, कैसे निकाला, ओपनिंग इन्वेंट्री इन तीनों का टोटल और क्लोजिंग इन्वेंट्री में ये तीनों का टोटल, तो -10,000 हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, डन। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। गिवन है आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 5 टाइम्स। द फर्म हैड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 5 लाख। जीपी वॉज 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ठीक है, हमें निकालना है द अमाउंट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग हमें गिवन है, तो इसको निकालते हैं आंसर को। देखो, हमें दिया हुआ है एक तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स, दूसरा हमें आरएफओ गिवन है 5 लाख, और जीपी गिवन है 25% ऑफ सीओजीएस। ठीक है, बट हमें सीओजीएस नहीं दिया क्वेश्चन में, हमें आरएफओ गिवन है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 25% कॉस्ट पे है, तो 20% है वो हम सेल पे कंसीडर करेंगे, 20% ऑन सेल। ठीक है, ये टेबल ध्यान रखना, मैं यहाँ पे बना देती हूँ एक साइड में, कि हमारे पास एक टेबल होती है छोटी सी, कॉस्ट और सेल। अगर आप कॉस्ट से सेल पे जाना है, तो कॉस्ट पे अगर 100% है, 50% है, 33.33% है, 25 और 20, तो सेल पे कितना आएगा। अगर 100 है कॉस्ट पे जीपी रेशो, तो सेल पे 50, 50 पे होगा ये 33.3, 33 पे होगा 25, 25 पे 20 और इधर 16.67। ठीक है, सो हमें कॉस्ट पे 25% अगर गिवन है, तो सेल पे कितना आएगा, 20%। सिंपल, राइट। सो हमारा जीपी आ जाएगा 5 लाख आरएफओ, इसका 20% यानी कि 1 लाख। ठीक है, 1 लाख का जीपी। फिर हम सीओजीएस निकालेंगे, आरएफओ माइनस जीपी, दैट इज 5 लाख माइनस 1 लाख इज 4 लाख। ओके, फिर आप आईटीआर का फॉर्मूला लगाओ, सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्वेश्चन में 5 टाइम्स बताइए, सीओजीएस आ गया 4 4 लाख, तो आपका एवरेज आ जाएगा 80,000। ठीक है, 80,000 एवरेज आ गया। ओके, देन हमसे बोला है कि हमें ओपनिंग निकालनी है, तो हमें पता है एवरेज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। एवरेज है 80,000। ठीक है, ओपनिंग हमें निकालना है, क्लोजिंग है 60,000 अपॉन 2। तो यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो आपके पास 1 लाख का ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगा। ठीक है, 1 लाख का ओपनिंग इन्वेंट्री हमारा आंसर है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे,
तो ये हमारा पूरा का पूरा 3 नंबर का क्वेश्चन था जो उन्होंने एमसीक्यू के फॉर्म में दिया है। अभी सैम्पल पेपर है, तो सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर होता है ना वो थोड़ा सा टिपिकल बनाते हैं, बट बोर्ड्स में इस तरह के आपको ज़्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस देखने के लिए कम ही मिलेंगे एमसीक्यू में। ठीक है, क्योंकि अपने आप में 3 नंबर का क्वेश्चन है यार, इतनी कैलकुलेशन है, तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन उन्होंने एमसीक्यू के फॉर्म में डाल दिया है। ओके, बट कोई नहीं, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है और पार्ट में आपको असर्शन रीजन गिवन है। सो असर्शन है, क्वेश्चन है, जीपी रेशो इज ऑलवेज हायर देन नेट प्रॉफिट रेशो। क्या जीपी रेशो हमेशा नेट प्रॉफिट रेशो से ज़्यादा ही होती है? नहीं, गलत। देखो, जीपी से नेट प्रॉफिट पे जाने के लिए हम लोग इनडायरेक्ट इनकम्स को ऐड करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। तो जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ज़्यादा हमारा नेट प्रॉफिट आएगा, तो हो सकता है नेट प्रॉफिट ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा रीज़न है, टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट indirect expenses are subtracted from gross profit and indirect incomes are added to ग्रॉस प्रॉफिट। तो सही है, नेट प्रॉफिट पे जाने के लिए हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं और इनडायरेक्ट इनकम्स को ऐड करते हैं। ठीक है, तो असर्शन गलत है, रीजन इज करेक्ट, ए इज इनकरेक्ट, आर इज करेक्ट। ओके, ठीक। देन नेक्स्ट एमसीक्यू है, प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25 एंड 31 मार्च 24 वर 250 एंड 2 लाख। ठीक है, तो 2025 हो गया करंट ईयर, 2024 हो गया प्रीवियस ईयर। अगर आपको पता है, ये चीज़ आपने पढ़ी है, तो याद रखना कि प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का तो इग्नोर होता है। ठीक है, तो ये 2,50,000 का तो कोई काम है नहीं। ठीक, गिवन है, शेयर होल्डर्स फाइनलाइज द डिविडेंड अमाउंट एट 1,80,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 25 इन एजीएम हेल्ड इन जून जुलाई 2024। तो शेयर होल्डर्स के सामने बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो डिविडेंड प्रपोज किया होगा वो किया होगा 2 लाख का, और शेयर होल्डर ने फाइनल कितना कर दिया है, 1,80,000 का। ठीक है, इसके बाद अनक्लेम्ड डिविडेंड एज एट 31 मार्च 25 वॉज 10,000। मतलब कि 2 लाख तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया, ओपिनियन रखा अपना, शेयर होल्डर ने फाइनल कितना करा है, 1,80,000। ठीक है, मतलब 1,80,000 की तो पेमेंट होगी। ओके, लेकिन अनक्लेम्ड कितना है, मतलब कितना डिविडेंड क्लेम किया ही नहीं है शेयर होल्डर ने, वो है 10,000। हुआ क्या है, बहुत सिंपल है वैसे। देखो, बोला है 2 लाख तो प्रपोज किया, ठीक है, इसमें से 1,80,000 शेयर होल्डर ने फाइनल कर दिया कि इतना तो पे कर दो। ठीक है, शेयर होल्डर ने फाइनल कर दिया 1,80। तो मतलब एक्चुअल में प्रपोज कितना हो गया, 180। तो जो नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें हम 180 तो कर देंगे प्लस। ठीक है, बट अनक्लेम्ड कितना है, इस 1,80 में से 10,000 तो क्लेम ही नहीं किया, मतलब जिसकी पेमेंट हुई ही नहीं है, शेयर होल्डर ने मांगा ही नहीं। तो एक्चुअल में पेमेंट कितने की हुई होगी, 170 की। 180 में से 10,000 की तो पेमेंट हुई नहीं, क्लेम ही नहीं किया, तो 170 की पेमेंट हुई होगी, क्लेम किया होगा। तो ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में होगा माइनस। ठीक है, सो 180 नेट प्रॉफिट में ऐड और 170 फाइनेंसिंग में माइनस, क्योंकि एक्चुअल में पे हम 170 कर रहे होंगे। ठीक है, तो ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं। देखो, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है, प्रपोज डिविडेंड एडेड इन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विल बी 180 एंड आउटफ्लो ऑफ डिविडेंड पेड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी विल बी 170। ठीक है, ओके, डन, राइट। चलो, इसके बाद नेक्स्ट और में है प्रोविजन फॉर टैक्स का क्वेश्चन। तो बोला है, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25 एंड 31 मार्च 24 वर 3 लाख एंड 280। ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पेड हमें गिवन है, हमें प्रपोज्ड का अमाउंट निकालना है। तो अकाउंट बना लेते हैं रफली, क्योंकि एमसीक्यू है। तो आपको पता होना चाहिए, बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आता है, क्लोजिंग बैलेंस हमारा डेबिट में आता है। तो ओपनिंग इसमें 2024 यानी कि 280, 280, और क्लोजिंग है 3 लाख। ठीक है, टैक्स पेड है तो वो आता है डेबिट में, तो टू बैंक 250। ठीक है, और यहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो हमारा टैक्स मेड का आ जाएगा, प्रोविजन मेड। तो आएगा 550 माइनस 280, 550 माइनस 280, ये आएगा हमारे पास 270 का प्रोविजन मेड। ठीक है, 270 का प्रोविजन मेड, राइट। तो ये जो कैलकुलेशन हमने बनाई है साइड में, आप वो रफली बना सकते हो, एमसीक्यू है, आपको
मेन जो आंसर है ऑप्शन है वो दिखाना होता है एग्जाम में। तो ये आप रफली भी बना सकते हो, आप स्टेटमेंट की जगह आप स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख के आंसर निकाल सकते हो, जरूरी नहीं अकाउंट ही बना के आप करो। ठीक है, या दिमाग में अगर करवा रहे हो तो वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल, देखो दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर अ फाइनेंस कंपनी। एक फाइनेंस कंपनी के लिए कौन सा पॉइंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा? तो फाइनेंस कंपनी कौन सी होती है जो फाइनेंस में डील करती है, जैसे कि वो कंपनी जिनका लोन देना लेना डेली का काम है, इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है, एक रेगुलर नेचर का काम है, वो एक फाइनेंस कंपनी होती है। तो उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी होगी? पहला है कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर्स, नहीं। बिल्डिंग परचेज, तो ये तो इन्वेस्टिंग में आएगा। ठीक है, बिल्डिंग परचेज करना इन्वेस्टिंग है। डिविडेंड रिसीव्ड, कुछ सोचो, डिविडेंड अगर एक कंपनी रिसीव कर रही है, एक फाइनेंस कंपनी है, तो फाइनेंस कंपनी तो रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करती होगी। सो रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड भी रिसीव होगा, ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो डिविडेंड रिसीव्ड ही यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। ठीक है, और डिविडेंड पेड, ये पॉइंट ध्यान रखना, वैसे ही बता रही हूँ, डिविडेंड पेड हमेशा ही फाइनेंस एक्टिविटी में आता है, चाहे एक फाइनेंस कंपनी हो चाहे एक नॉन फाइनेंस कंपनी हो। ठीक है, डिविडेंड पेड हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही होती है। ठीक है, सो आंसर हमारा डिविडेंड रिसीव्ड बनेगा। ओके, देन हमारा है यहाँ पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन। तो ओके, इसको कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन है, तो इसमें तो स्पेस चाहिए होगा थोड़ा, या फिर इसी में निकाल देते हैं, चलो। आप प्रॉपर इसको बना लेना फॉर्मेट को। ये देखो कैसे आएगा, हमें 2024 बताया, 2025 बताया, तो करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और एब्सोल्यूट चेंज हमें पता है। तो एब्सोल्यूट चेंज कैसे आता है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ठीक है, करंट ईयर हमें नहीं बताया, प्रीवियस ईयर है 6 लाख, तो करंट ईयर में से अगर मैं 6 लाख माइनस करूं तो मेरे पास 3 लाख आना चाहिए। आंसर क्या आएगा? 9 लाख। 9 लाख में से 6 लाख माइनस करोगे, 3 लाख का एब्सोल्यूट चेंज, तो यहाँ पे फर्स्ट ब्लैंक में तो आएगा 9 लाख। ठीक है, परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है? वो निकलता है एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100। ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100। सो एब्सोल्यूट चेंज है शेयर होल्डर फंड में 3 लाख, प्रीवियस ईयर हमने निकाल दिया, प्रीवियस ईयर है 6 लाख। ठीक है, इंटू 100 तो ये आएगा 50%। परसेंटेज चेंज इज 50%। ठीक है, इसके बाद नॉन करेंट लाइबिलिटी में आपको 3 लाख गिवन है, फिर ब्लैंक है, देन निल है। सो एब्सोल्यूट चेंज निल कब आएगा? जब प्रीवियस और करंट ईयर सेम होंगे, बहुत सिंपल। तो यहाँ पे आएगा 3 लाख। ठीक है, और परसेंटेज चेंज कितना आएगा? एब्सोल्यूट चेंज तो निल है, न्यूमरेटर में हम जीरो ही लेंगे, सो 0% का चेंज। ठीक है, 0%। ओके, देन करंट लाइबिलिटी में देखो, तो एब्सोल्यूट है 2 लाख, करंट ईयर है 3 लाख, प्रीवियस ईयर हमें नहीं गिवन है। सो करंट ईयर है 3 लाख, 3 लाख में से हम कितना माइनस करें कि 2 लाख आ जाए? बहुत सिंपल, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख, राइट। परसेंटेज चेंज निकालना है, तो एब्सोल्यूट है 2 लाख अपॉन में 1 लाख, ये आएगा 2 लाख अपॉन 1 लाख इंटू 100, दैट इज 200%। ठीक है, कैसे निकाला? 2 लाख अपॉन 1 लाख इंटू 100। ओके, डन, राइट। टोटल एसेट्स देखो, टोटल तो आ ही जाएगा, इन सबका टोटल करो, 6 + 3 + 1, वो आएगा 10 लाख, 10 लाख का टोटल। ठीक, करंट ईयर का आएगा 9 + 3 + 3, दैट इज 15 लाख। एब्सोल्यूट आएगा करंट माइनस प्रीवियस, तो 15 - 10 5 लाख, और परसेंटेज कितना आएगा? 5 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, ये आएगा 50%। ठीक है, 50%, राइट, हो गया, डन। देन नॉन करेंट एसेट्स में चलें तो आपको परसेंटेज चेंज बताया है और प्रीवियस ईयर की वैल्यू बताई है, और कुछ हमें नहीं गिवन है। तो इसमें कैसे आएगा? देखो, नॉन करेंट एसेट्स में प्रीवियस ईयर है 7 लाख और परसेंटेज चेंज है 50। ठीक है, सो हमें पता है परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट अमाउंट अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100। ठीक है, सो 50 इक्वल टू एब्सोल्यूट आप निकाल लो, प्रीवियस है 7 लाख
इंटू 100। तो ये आएगा 50 इंटू 7 लाख अपॉन 100। 50 इंटू 7 लाख अपॉन 100, जो कि आएगा 3,50,000, 3,50,000 का एब्सोल्यूट। ठीक है। सो करंट ईयर का कितना आ जाएगा, ये आएगा 10,50। 10,50 माइनस 7 लाख इस 3,50। ओके, डन। करंट एसेट्स में हमें नहीं पता क्या डालना है। देखो टोटल तो लाइबिलिटी और एसेट का सेम ही होता है, तो टोटल जितना ऊपर है वो यहाँ पे नीचे भी आएगा। 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख और 50%। ठीक है। अब बस टोटल गिवन है, नॉन करंट एसेट गिवन है, तो माइनस कर दो 10 लाख में से 7 लाख के नॉन करंट एसेट्स, तो 3 लाख के करंट। 15 लाख में से 10,50 के अगर नॉन करंट हैं, तो 4,50 के हमारे करंट एसेट्स। 5 लाख, 5 लाख माइनस 350, 150। और 50%, तो ये भी आएगा 50%। ठीक है। तो इस तरह से हमें पूरी टेबल फिल करनी होती है। ठीक है। ओके, चलो ये तो सिंपल था। इसके बाद आपको गिवन है कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो कॉमन साइज में यही फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, एक ही साल का गिवन है, इसमें बस आपको एक और कॉलम ऐड करना होगा, परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ RFO। ठीक है। तो कैसे निकलेगा, 40 लाख अपॉन RFO, 40 लाख इंटू 100, दैट इज 100%। ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे, या चलो इसको मैं बना देती हूँ, हम इसको ना ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, ये हमें गिवन है कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L, पर्टिकुलर्स, देन नोट नंबर। इसके बाद हमें गिवन है 31 मार्च 25, और हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ RFO। ठीक है। सबसे पहले है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो पूरा लिखना है इसे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को। ये है 40 लाख। ठीक। फिर आपको अदर इनकम भी दी है, तो अदर इनकम, अदर इनकम है 6 लाख। ठीक है, ये आपके पास आएगा टोटल इनकम। फिर आप डालोगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में एक तो है हमारे पास एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। ठीक है, 8 लाख के। देन हमें गिवन है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 10 लाख। और चेंज इन इन्वेंट्री -2 लाख। और अदर एक्सपेंसेस हैं 4 लाख। ठीक है। देन आपके पास आएंगे टोटल एक्सपेंस। ठीक है, फिर आप निकालोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से माइनस करोगे टैक्स, जो कि है ही नहीं। ठीक है, टैक्स तो चलो हमारे पास इसमें है टैक्स, अच्छा टैक्स भी है लास्ट में है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि P&L कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम बेस में लेते हैं RFO। तो 40 लाख अपॉन 40 लाख इंटू 100, ये आएगा 100%। ठीक है। इसके बाद 6 लाख अपॉन 40 लाख, 6 लाख अपॉन 40 लाख इंटू 100, ये आएगा 15%। 15%। ठीक है, टोटल कितना बनेगा, 46 लाख। सो परसेंटेज कैसे आएगी, 46 लाख अपॉन 40 लाख इंटू 100, जो कि बनेगा 115। ठीक है। इसके बाद एक्सपेंसेस में देखो तो 8 लाख अपॉन 40 लाख इंटू 100, ये आएगा 8 लाख अपॉन 40 लाख इंटू 100, दैट इज 20%। इसके बाद 10 लाख अपॉन 40 लाख इंटू 100 इज 25%। ठीक है, 25%। देन 2 लाख अपॉन 40 लाख, 2 लाख अपॉन 40 लाख इंटू 100,
इज 5%, तो ये ब्रैकेट में लिखना क्योंकि माइनस में गिवन है ना, तो परसेंटेज भी माइनस में आएगी। और फिर 4 लाख अपॉन 40 लाख इंटू 100, दैट इज 10, 10%। ठीक है। टोटल एक्सपेंसेस करो, 10 लाख प्लस 8 लाख 18 लाख, 18 प्लस 4 22, 22 माइनस 2 20 लाख। ठीक है, इसकी परसेंटेज आ जाएगी 50%। ओके। फिर आप निकालोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कैसे आता है? टोटल एक्सपेंस 20 लाख के माइनस टोटल इनकम 46 लाख। ठीक है। सो टोटल इनकम है आपके पास 46 लाख और टोटल एक्सपेंस है 20 लैक्स। तो ये आएगा 26 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। आपको टैक्स रेट गिवन है क्वेश्चन में 50%, तो इसका 50% यानी कि 13 लाख का हमारा टैक्स, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आएगा 13 लाख। ठीक है, परसेंटेज इसकी आएगी 65, 32.5, 32.5। ओके। तो इस तरह से हमारा ये पूरा कॉमन साइज स्टेटमेंट बनेगा। ओके, डन। ठीक, चलो इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थ्योरी क्वेश्चन। हमसे पूछा है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वेंट्री एक्सेप्ट रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड। सो देखो, इन्वेंट्री में सब हेड्स थे, इन्होंने 4 तो बता दिए, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड। इसके अलावा आपको 2 और बताने हैं, तो ये याद कर लेना। एक तो होता है लूज टूल्स, ठीक है, दूसरा आप लिख सकते हो स्टोर्स एंड स्पेयर्स, और एक और होता है गुड्स इन ट्रांजिट। तो कोई भी 2 लिखने हैं हमें। ठीक है, ये याद करना। ओके। देन है, वेयर विल यू डिस्क्लोज द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ आउट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। सो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में कहाँ शो करते हैं? तो ये हमारा फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट। ओके। देन वेयर विल यू डिस्क्लोज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट भी हो सकता है, इनकम स्टेटमेंट भी हो सकता है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ आएगा? ये हमारा पी एंड एल स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के अंडर आता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के अंडर आता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, उसके अंडर हम दिखाते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है। ओके, डन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विक रेशो का। सो क्विक रेशो आपको गिवन है, क्विक रेशो ऑफ रॉक्सी ट्रेडर्स इज 0.8:1। स्टेट विद रीजंस, रेशो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर क्विक रेशो है, मतलब क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज 0.8, मतलब हम एग्जाम्पल ले सकते हैं 8,000 अपॉन 10,000। ठीक है, तो ये 0.8:1 की रेशो बन जाएगी। ओके। अब पहला पॉइंट है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अगर हम क्रेडिट पे गुड्स परचेज करते हैं तो इससे क्या होगा? इससे हमारा एक तो स्टॉक बढ़ेगा, ठीक है, दूसरा क्रेडिटर्स बढ़ेंगे। ओके। और क्रेडिटर तो हमारी करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है, तो मतलब करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और स्टॉक बढ़ेगा तो इसका क्विक रेशो पे कोई इंपैक्ट नहीं आता, क्योंकि क्विक एसेट्स में हम इन्वेंट्री को एक्सक्लूड करके चलते हैं। ठीक है। सो अगर हमारी सिर्फ करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है, यानी कि डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो जो हमारी रेशियो है ना, वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर लिख देना, रेशो विल डिक्रीज बिकॉज करंट लाइबिलिटी विल इंक्रीज। ठीक है। ओके। सेकंड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड। तो अगर हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, तो देखो क्विक एसेट्स 8,000, करंट लाइबिलिटी 10,000। हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, यानी कि करंट लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहे हैं, तो करंट लाइबिलिटी में से सपोज 1,000 के खर्चे हैं, 1,000 माइनस कर दो। और पे कर रहे हो तो कैश भी जाएगा आपके पास से, कैश एक कोई कैसेट है, वो भी माइनस करो न्यूमरेटर में से। तो ये आ जाएगा 7,000 अपॉन 9,000। कितना बनेगा ये? 7/9, ये आएगा 0.7 कुछ। ठीक है, रेशो थी 0.8, अब हो गया 0.7, डिक्रीज हो गई ना, सो डिक्रीज। इसमें लिख देना, क्यों? क्योंकि क्विक एसेट्स और करंट लाइबिलिटी दोनों ही डिक्रीज हो रहे होंगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप शो कर सकते हो, तभी आपको आंसर पता चलेगा। ओके। तीसरा है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट अ 20% लॉस। तो अगर हम फिक्स्ड एसेट बेच रहे हैं, तो इसका 2 इम्पैक्ट क्या आएंगे, कि एक तो हमारे पास से फिक्स्ड एसेट कम होगा, ठीक है,
अब फिक्स्ड एसेट बेचने से क्विक रेशो पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि नॉन करंट एसेट है। बट लॉस पे बेच रहे हैं तो हमारे पास कैश का इन्फ्लो तो होगा, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ कैश तो आपके पास आएगा। और कैश आएगा तो कोई एसेट बढ़ेगा। बेचोगे तो भाई पैसा तो आएगा ना, भले ही लॉस पे बेचा है पैसा तो आएगा ना। कोई एसेट बढ़ेगा क्योंकि कैश बढ़ेगा। तो कोई एसेट अगर बढ़ेगा तो रेशो हमारी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि कोई एसेट, कैश, इंक्रीज होगा। ठीक है, ओके। डी ऑप्शन है इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम टू वेंडर्स। अगर हम वेंडर्स को डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं तो इससे तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं आने वाला, नो इम्पैक्ट। क्योंकि हमने डिबेंचर इशू करें, तुम्हारे डिबेंचर बढ़ेंगे, डेट बढ़ेगा। ठीक है। कोई एसेट और करंट लाइबिलिटी पे तो इम्पैक्ट आ ही नहीं रहा, तो इसका रेशो पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, डन। तो ये हमारे 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के कि रेशो इंक्रीज डिक्रीज नो चेंज वाले क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। ठीक है, ओके। देन और में गिवन है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। सो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। आपको फुल फॉर्म यूज करनी है, ये टी आर कुछ नहीं होता। पेपर में प्लीज पूरा लिखना। ठीक है। तो हमें दिया है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज COGS 6 लाख। जीपी ऑन कॉस्ट है 25%। तो सबसे पहले जीपी हम निकालेंगे, कॉस्ट है 6 लाख, इसका 25%, ये आएगा आपके पास कितना? कॉस्ट है 6 लाख, इसका 25%, 150। ठीक है, 150। तो हमारे पास देखो टोटल RFO कितना आएगा, COGS प्लस जीपी। COGS है 6 लाख, जीपी है 150, तो ये आएगा 750 का टोटल सेल्स। ठीक है, बट फॉर्मूले में तो हमें क्रेडिट सेल्स चाहिए होती हैं। गिवन है कैश सेल्स इज 20% ऑफ टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स का 20% कैश सेल्स है। तो बहुत सिंपल है कि अगर टोटल सेल्स का 20% कैश सेल्स हुई तो रिमेनिंग 80% क्रेडिट होंगी। ठीक है, सो क्रेडिट सेल्स कितनी होंगी? क्रेडिट सेल्स विल बी 80% ऑफ RFO। ठीक है, यानी कि 80/100 इंटू 750। ये आएगा 750 का 80% इज 6 लाख। 6 लाख रुपीज का हमारा क्रेडिट सेल्स आ गया। ठीक है, एवरेज निकालना है तो बोला है ओपनिंग डेटर्स है 1 लाख, क्लोजिंग है 2 लाख, और प्रोविजन गिवन है। तो ध्यान रखना कि जब भी हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो निकालते हैं तो प्रोविजंस को हम लोग बेसिकली इग्नोर करते हैं, हम ग्रॉस वैल्यू पे ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो एवरेज कैसे आएगा? एवरेज आएगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। ओपनिंग है 1 लाख, क्लोजिंग है 2 लाख अपॉन 2, तो ये बनेगा 150। एवरेज आ गया 150। सो रेशो बनेगी 6 लाख/150, दैट इज 4 टाइम्स। 4 टाइम्स इज द राइट आंसर। ठीक है, 4 टाइम्स। ओके, तो प्रॉपर आपको पूरे पूरे फॉर्मूला लिख के अच्छे सॉल्व करना है। ठीक है, मैं तो बस यहाँ पे शॉर्ट में लिख लूँ ताकि हम क्वेश्चन समझ लें। बाकी लिखना तो आपको एग्जाम में तो पूरा लिखना। ठीक है, ये हो गया। राइट, चलो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पार्ट बी का कैश फ्लो का क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। हमें बोला है एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ अग्रवाल लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 24 एंड 31 मार्च 25 इज गिवन। हमें दो चीज़ें निकालनी है, एक तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस और दूसरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो 31 मार्च 25, 31 मार्च 24, तो ये हो गया प्रीवियस ईयर, ये हो गया करंट ईयर, और कुछ हमें पॉइंट्स गिवन है। तो ठीक है, निकालते हैं। तो देखो, हमें सबसे पहले गिवन है इसमें एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा प्रेफरेंस, कैश क्रेडिट, P&L क्रेडिट, डिबेंचर, बैंक ओवरड्राफ्ट और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम निकालना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, और फर्स्ट स्टेप में हमें चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, हमें चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर
टैक्स। ओके। इसके बाद आप इसमें एडजस्टमेंट्स करते हो फॉर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, ये कर देंगे तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, तो ओके, देखो इधर लिखते हैं। सबसे पहले चलो, अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, सबसे पहले हमें लेना होता है करंट ईयर का प्रॉफिट, उसमें से हम माइनस करते हैं प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। ठीक है, सो करंट ईयर है 25, प्रीवियस ईयर है 24। तो पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस गिवन है, करंट ईयर में 8 लाख, तो 8 लाख और माइनस, माइनस करेंगे हम लोग 6 लाख ओपनिंग, तो ये आ गया हमारे पास 2 लाख। ठीक है, इसके बाद कुछ चीज़ें एडजस्ट होती हैं इसी में, जैसे कि ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, तो वो चीज़ें हमें इसमें ऐड करनी होती हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको गिवन है यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर का हमें परसेंटेज गिवन है 10%, तो मतलब ये डिविडेंड की परसेंटेज है, ये भी ऐड होगा। ठीक है, दूसरा 12% डिवेंचर्स का तो चलो कोई नहीं है, ये हो गया। ठीक है, आप पॉइंट पढ़ लेते हैं एक बारी क्या है। देखो पॉइंट गिवन है, हमें पता चल रहा है कि इक्विटी शेयर कैपिटल पहले तो था हमारे पास 9 लाख का, फिर हो गया 12 लाख, मतलब 3 लाख इशू हुए होंगे, 3 लाख इशू हुए हैं। और लिखा है न्यू इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स वर इशूड ऑन द लास्ट डे ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31 मार्च 25। मतलब जो नए शेयर्स इशू हो रहे हैं वो ईयर एंड पे इशू हुए हैं। ठीक है, और डिवेंचर्स जो इशू हुए हैं वो डिस्काउंट पे हुए हैं। चलो ठीक। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इंटरिम डिविडेंड ऑन 15% वर पेड ऑन इक्विटी शेयर ऑन 31 मार्च 25। सो हम डिविडेंड दे रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स पे और इंटरिम डिविडेंड दे रहे हैं इक्विटी शेयर्स पे। सो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड का परसेंटेज तो ये रहा 10%। ठीक है, और इक्विटी का इंटरिम डिविडेंड का परसेंटेज ये पॉइंट बोला है 15%। ठीक है, अब लगाना कौन से अमाउंट पे है वो सोचना है। तो देखो, हमें पता है हमें पता है कि इसमें लिखा है कि जो नए इक्विटी शेयर्स हैं वो इशू हो रहे हैं लास्ट डे ऑफ करंट अकाउंटिंग ईयर, मतलब कि 31 मार्च 25 को इशू हुए होंगे नए इक्विटी शेयर। ठीक है, तो पूरे साल तो हमारी बुक्स में 9 लाख के शेयर्स रहे होंगे। पॉइंट को समझो कि स्टार्टिंग में 9 लाख के शेयर्स थे, एंड में 12 लाख हैं, और गिवन है कि जो नए शेयर्स हैं 3 लाख जो डिफरेंस रहा वो हम इशू कर रहे हैं ईयर एंड पे 2025 में। ठीक है, सो पूरे साल तो सिर्फ हमारे पास कंपनी में 9 लाख का शेयर कैपिटल रहा होगा इक्विटी का। सो हम लोग क्या करेंगे, उस 9 लाख पे ही हम लोग 15% इंटरिम डिविडेंड दे देंगे। ठीक है, तो इंटरिम डिविडेंड ये कितने पे निकलेगा, 9 लाख का 15%। ठीक है, 9 लाख का 15% ही आएगा 1,35,000। ठीक है, ओके। इसके बाद बोला है प्रेफरेंस शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 1 अप्रैल 25। ये 1 अप्रैल 25 नहीं आएगा, ये 1 अप्रैल 24 आएगा। ठीक है, 1 अप्रैल 24 आएगा, तो ये करेक्ट कर लेना। ओके, मुझे पता है ये गलत है इसमें, तो मैं आपको बता रही हूँ। ये 1 अप्रैल 24 आएगा, प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं। ओके, बट हमें डिविडेंड देखना है क्योंकि हमें तो नेट प्रॉफिट निकालना है। सो डिविडेंड किस पे निकलेगा, देखो रिडीम अगर हो रहे हैं 1 अप्रैल 24 यानी कि साल की स्टार्टिंग में। ठीक है, साल की स्टार्टिंग में ही अगर हमने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर दिए, स्टार्टिंग में थे 5 लाख, एंड में है 4 लाख, मतलब 1 लाख के तो हमने रिडीम कर दिए, 1 लाख पे कर दिए, और बोला है 1 अप्रैल 24 यानी कि स्टार्टिंग में ही हमने रिडीम कर दिए, तो पूरे साल कितने प्रेफरेंस रहे होंगे हमारे पास, सिर्फ 4 लाख। पॉइंट को समझो, फिर से बता रही हूँ कि स्टार्टिंग में 5 लाख के प्रेफरेंस थे, एंड में 4 लाख बच गए, और पॉइंट ये बोल रहा है कि हमने प्रेफरेंस शेयर रिडीम करे हैं 1 अप्रैल 24 को। तो 1 अप्रैल 24 तो ईयर की बिगिनिंग है, तो हमने साल की स्टार्टिंग में ही वो 1 लाख के जो प्रेफरेंस हैं वो रिडीम कर दिए, तो पूरे साल हमारे पास सिर्फ 4 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स बचे। ठीक है, तो हम जो डिविडेंड देंगे प्रेफरेंस पे
वो किस अमाउंट पे देंगे? वो हम 4 लाख पे देंगे, 10%। ठीक है, 10% रेट गिवन है। सो 4 लाख का 10% इज 40,000। ओके, राइट राइट राइट, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आएगा? 2 लाख प्लस एक 35 प्लस 40, ये आएगा 375। 375 का हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, 375। ओके, डन। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स हमें नहीं दिया क्वेश्चन में, जनरल रिजर्व नहीं दिया, तो बस हमारे पास यही चीजें आएंगी। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ हम फाइनेंसिंग भी बना लेते हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो, सबसे पहले तो फाइनेंसिंग में क्या जाएगा? इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स कितने इशू हुए हैं? पहले 9 लाख थे, फिर 12 लाख, तो मतलब 3 लाख। ठीक है, अभी हमने डिविडेंड पे किया, ऊपर हमने देखा, तो इंटरिम डिविडेंड पे कर रहे हैं अगर, तो वो भी माइनस होगा। कितना अमाउंट निकाला था हमने इंटरिम का? इंटरिम डिविडेंड आया था 1.35, तो ये माइनस। ठीक है, फिर हमने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करें, सो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने रिडीम हो रहे हैं? 5 लाख से 4 लाख, यानी कि 1 लाख। ठीक है, इस पे भी हमने डिविडेंड दिया, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस कितना था? 40,000। ओके, ठीक है, हो गया। फिर पॉइंट बोला था एक इसमें, एक पॉइंट यहाँ पे बोला है कि प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 1 अप्रैल 2024 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो हम प्रीमियम पे अगर रिडीम कर रहे हैं, सो हमें पता है कि हमने रिडीम करे 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स, तो उस पर हम प्रीमियम भी पे करेंगे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो हमने रिडीम करें 1 लाख शेयर्स, इस पे 5%, जो कि आएगा आपके पास 5,000। ठीक है, 5,000, क्योंकि पे करोगे ना रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम भी, तो आउटफ्लो है। ओके, तो ये पॉइंट भी हो गया। उसके बाद हमने देखो इक्विटी हो गया, प्रेफरेंस हो गया, कैश क्रेडिट गिवन है। तो आपको ध्यान रखना है, कैश फ्लो में कैश क्रेडिट को भी हम एक नॉर्मल लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं। पहले 1 लाख था, फिर 250 हो गया, तो कैश क्रेडिट इंक्रीज हुआ है। यहीं पे आएगा इंक्रीज इन कैश क्रेडिट, कितने से? 250 माइनस 1 लाख, दैट इज 150। 150 का आपने लोन दिया है, इनफ्लो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो 75 था पहले, फिर 1 लाख हो गया, मतलब 25,000 का लोन और है। सो इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, 1 लाख माइनस 75, 25,000। ठीक है, ये भी डन, राइट। अच्छा, अभी डिवेंचर वाला पॉइंट और बचा है, वो भी देखते हैं। अब आपको दिया है इसमें आगे डिवेंचर का पॉइंट, देखो इक्विटी वाली चीजें हो गई, प्रेफरेंस की चीजें हो गई। ठीक है, तो देखो, अब हमें डालना है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, तो हमें बोला है डिवेंचर्स साल की स्टार्टिंग में 3 लाख के थे। ठीक है, स्टार्टिंग में, मैं दूसरे पेन से लिखती हूँ, चलो। स्टार्टिंग में 3 लाख के डिवेंचर्स थे, फिर बाद में 4 लाख के हो गए, मतलब हमने डिवेंचर्स इशू करे होंगे। ठीक है, और गिवन है कि डिवेंचर वर इशूड ऑन द लास्ट डे ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर, तो हमने जो 1 लाख के डिवेंचर इशू करे हैं वो ईयर एंड पे करे हैं। ठीक है, डिवेंचर्स इशू हुए 5% के डिस्काउंट पे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले इशू ऑफ डिवेंचर्स, हमने डिवेंचर इशू करे 1 लाख। ठीक है, 5% के डिस्काउंट पे इशू करें, मतलब कि 95% हमें पैसा मिला होगा, तो 5% डिस्काउंट कर दो माइनस, तो 95,000 हमारे पास ऐड होगा। ठीक है, इशू हुआ है। ओके, और डेट क्यों गिवन है इसमें, लास्ट में क्यों इशू करें? क्योंकि हमें परसेंटेज बोलिए 12%, तो इंटरेस्ट निकालने में आपको मदद करेगा ये। सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैसे आएगा? देखो, बहुत सिंपल है। डिबेंचर इशू हुए हैं ईयर एंड पे, 25 में। ठीक है, तो ईयर एंड में अगर डिबेंचर इशू हो रहे हैं, तो पूरे साल इंटरेस्ट किस पे बनेगा? इस 3 लाख पे। ठीक है, बहुत सिंपल है, देखो फिर से समझते हैं। हमारे पास डिबेंचर स्टार्टिंग में थे 3 लाख के, एंड में है 4 लाख। ठीक है, और बोला है जो नए डिबेंचर हैं वो इशू हो रहे हैं ईयर एंड पे, मतलब ये जो 1 लाख के डिबेंचर है ना, ये 1 लाख यहाँ पे ईयर एंड पे इशू हुए होंगे। ठीक है, सो पूरे साल तो मेरे पास कंपनी में सिर्फ 3 लाख के डिबेंचर्स रहे,
तो इंटरेस्ट भी इस 3 लाख भी लगेगा। ठीक है, कितना परसेंट? 12%। सो 3 लाख का 12% आएगा 36 लाख, सॉरी 36,000। 36,000। ठीक है, तो देखो हमें पता है 36,000 इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर तो हमारा एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा 36,000। ठीक है, 36,000। ओके, और डिस्काउंट भी था, हमें पता है डिस्काउंट भी एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। सो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स जो कि 5,000 निकला था, वो भी इधर ही आ जाएगा। ठीक है, हमने प्रीमियम निकाला था, प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर्स भी था 5,000, वो भी इधर ही ऐड होगा क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट की। तो देखो इंटरेस्ट हमने डाल दिया, दूसरा ही फाइनेंसिंग में भी आएगा क्योंकि पे कर रहे हो ना, फाइनेंस से रिलेटेड है। बट यहाँ पे पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स हो गए। लास्ट में गिवन है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, और लास्ट में गिवन है 3,000 का। मतलब क्या है कि यार टोटल इंटरेस्ट जो हमें डिवेंचर पे देना था वो 36,000 का बनता है। ठीक है, वो हमने ऑपरेटिंग में दिखा दिया। लेकिन ईयर एंड पे पता चल रहा है कि 3,000 का इंटरेस्ट तो आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू है, पे ही नहीं करा है अभी तक, पे ही नहीं किया। पे करना था 36, जिसमें से 3,000 पे नहीं किया। तो एक्चुअल में कितना पे किया होगा यार? एक्चुअल में पे किया होगा 33, तो वो 33 आएगा फाइनेंसिंग में माइनस। कैसे निकला? 36,000 टोटल, जिसमें से आउटस्टैंडिंग कितना दिख रहा है बुक्स में? 3,000। तो हमने पे कितना किया होगा? 33,000, जो कि हम अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। ठीक है, बस ये क्वेश्चन डन। अब इसको आपको सॉल्व करना है कैलकुलेट करके। तो ये आएगा 3 लाख माइनस 1 35, माइनस 1 लाख, माइनस 40,000, माइनस 5,000, प्लस 1 50, प्लस 25,000, प्लस 95,000, माइनस 33,000। ये आ जाएगा हमारे पास 257 का पॉजिटिव कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। ठीक है, ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, डन। अच्छा, इसके बाद ऑपरेटिंग में कितना है? तो देखो ये बनेगा हमारे पास 375 प्लस 36,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000, ये आएगा 421। 421 आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि डेट्स गिवन है, ईयर्स गिवन है, उसको ध्यान में रख के आपको इंटरेस्ट डिविडेंड लगाना है। ठीक है, पॉइंट ये वाला मैं फिर से बता देती हूँ, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, मुझे पता है आपको इसमें डाउट होगा। तो देखो जितना इंटरेस्ट हम एक्चुअल में पे कर रहे हैं वो तो फाइनेंसिंग में से माइनस होगा। टोटल इंटरेस्ट बनता था 36,000। ठीक है, इस पे निकाला था 3 लाख पे 12%, 36,000 का टोटल इंटरेस्ट बनता था। बट जिसमें से 3,000 तो आउटस्टैंडिंग है, पे ही नहीं हुआ, तो सिर्फ 33,000 पे हुआ होगा, वो हमने फाइनेंसिंग में माइनस कर दिया। ठीक है, ऑपरेटिंग में हम टोटल दिखाएंगे चाहे पे हुआ है या नहीं हुआ, तो टोटल 36 ही दिखाएंगे, क्योंकि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनती है ये P&L अकाउंट के बेसिस पे बनती है, ध्यान करो, है ना। सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, P&L में आता था। और P&L अगर आपको हल्का फुल्का भी याद है तो थोड़ा सा ध्यान करो कि जो P&L अकाउंट होता था क्लास 11th में, वो हम एक्रूवल बेसिस पे बनाते थे। उसमें एक्चुअल और आउटस्टैंडिंग को ऐड करते थे, तब टोटल दिखाते थे। ठीक है, तो वो एक्रूवल बेसिस पे बनता था, इसलिए इसमें टोटल आया, चाहे पे किया है नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग है उसको भी कंसिडर करो। ठीक है, तो हमारा इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी समाप्त होता है। ठीक है, तो इसको आपको फिर से करके देखना पड़ेगा क्योंकि ईयर्स हैं, डेट्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको चेक करना है। ये हो गया ऑपरेटिंग, और फाइनेंसिंग मैंने आपको दिखा दिया, ये है फाइनेंसिंग। ठीक है, देन तो इसी के साथ हमारा पार्ट भी कंप्लीट होता है। हमने ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस भी करे और मैंने आपको समझाया भी है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा होगा, बट अदरवाइज पार्ट बी में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा करने में। ठीक है, किसी पॉइंट में डाउट आता है आपको, कोई एडजस्टमेंट समझ नहीं आई, तो आप कमेंट कर देना। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पार्ट ए सॉल्व करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।